हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल शिवानी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है सूनी सी जिंदगी। कितनी उदास सुबह, एकदम खाली मन। वसुधा सुबह उठकर जब चाय का पानी सॉसपैन में डालने लगी तो उसे याद आया, अब तो अनिरुद्ध नहीं है। आज चाय का दूसरा कप पीने वाला कोई नहीं। बड़ी मुश्किल से चाय लेकर बैठी थी बालकनी में और चाय का एक घूंट भरते ही मन कशेला हो गया था। शायद वह चाय में चीनी डालना भूल गई थी। जब जिंदगी में ही मिठास नहीं तो चाय में एक चम्मच चीनी न होने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सोचकर जैसे तैसे चाय को हलक में उतार कर नहाने चल दी। ऑफिस को तैयार होते हुए भी मन थोड़ा उद्विग्न था। कैसे सामना करेगी आज सबकी बेइज्जती नज़रों का। तैयार होकर जब ऑटो में बैठी तब ध्यान आया कि आज तो लंच बनाना ही भूल गई थी। याद भी कैसे रहता, वो तो अनिरुद्ध का टिफ़िन बनाते हुए खुद के लिए भी एक आध पराठा सेक लेती थी। तभी आज समय से पहले ऑफिस भी पहुंच गई थी। आज ऑफिस में सब उससे कुछ ज़्यादा ही प्रेम से पेश आ रहे थे। यहाँ तक कि लंच के पहले बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाते हुए सहानुभूति दिखाते हुए कहा था वो चाहे तो आज आधे दिन की छुट्टी लेकर घर जा सकती है। उसे वसुधा की मन स्थिति का भली भांति अंदाजा है, पर जब वसुधा ने बहुत संयत होकर कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है, तब उसका जवाब सुनकर बॉस ने भी उसे आश्चर्य से देखा था, जैसे पूछ रहा हो जिस स्त्री का एक दिन पहले अपने पति से तलाक हुआ हो वो भला समान कैसे रह सकती है। बॉस के केबिन से वापस अपने टेबल पे आते हुए वसुधा सोच रही थी कि यह एक अजीब सोच है। लोग एक तलाकशुदा स्त्री को न तो समान समझते हैं न समान रहने देते हैं। अगर अपना दुख सबको रो रो कर बताती फिर तो बेचारी, और अगर अकेले में रोए और बाहर लोगों के बीच में समान रहने की चेष्टा करे तो उसे तेज तर्रार समझ लिया जाता है। खैर, किसी तरह वो दिन बीता और वसुधा जब घर पहुंची तब भी उसे लग रहा था ऑफिस और मोहल्ले वालों की नज़रें उसका पीछा कर रही हैं और उसे या तो तेज तर्रार चरित्रहीन समझ रहे हैं या फिर बेचारी जिसके पति ने उसे धोखा दिया। घर पहुंचकर फ्रेश होकर वसुधा थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। उसे कसक कर भूख भी लग आई थी। कुछ बनाने का मन नहीं था। उसने सोचा कुछ ऑर्डर कर दूं, पर फिर अगले ही पल ख्याल आया, अगर पड़ोस में किसी ने डिलीवरी बॉय को इस घर में खाना पार्सल करते देख लिया तो सोचेंगे कल ही तो तलाक हुआ है और आज ही ये मस्ती कर रही है, तलाक का जश्न मना रही है। शायद उसे हृदयहीन से चरित्रहीन तक की संज्ञा दी डाले। बहरहाल उसने बाहर से खाना मंगवाने का विचार छोड़कर अपने लिए नूडल्स बना लिए। खाकर निपटी ही थी कि छोटी बहन भावना का फ़ोन आ गया। हाल चाल के बाद उसने बताया कि वो कल सुबह आएगी और चूंकि अगले दिन इतवार था इसलिए दोनों बहनें साथ रहेंगी। सोमवार को वसुधा और उसके हॉस्टल तक छोड़ देगी। रात को सोते हुए वसुधा को अपने बिस्तर के बगल वाली खाली जगह को देखकर बहुत रोना आ रहा था। वैसे पिछले कई दिनों से अनिरुद्ध और वो एक साथ नहीं सो रहे थे। जब से उसे अंजना के गर्भवती होने का पता चला था तब से वसुधा अनिरुद्ध के साथ एक बिस्तर पर बहुत असहज महसूस करने लगी थी। पर एक उसके होने का एहसास तो था जो आज नहीं है। आज मन एकदम खाली था और जीवन भी। आगे किसके लिए जिए, किसके सहारे जिए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कई बार तो मन में ये ख्याल भी आया कि कहीं उसने अनिरुद्ध से तलाक लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी, पर दूसरे ही पल उसका स्वाभिमानी मन जवाब देता नहीं, उसने गलती नहीं की। जिस रिश्ते में प्रेम और सम्मान न हो, किसी एक साथी द्वारा धोखा दिया जाए, उसमें बंधे रहने का कोई औचित्य भी नहीं था। आज वसुधा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मन बार बार अतीत के गलियारे में भटक रहा था। 2 साल पहले जब उसकी शादी अनिरुद्ध से हुई थी तब वसुधा अपनी किस्मत पर फूली नहीं समा रही थी। अनिरुद्ध था भी एकदम सजीला नौजवान और एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत होने की वजह से उसके व्यक्तिगत की गर्मा कुछ और बढ़ गई थी। मध्यम वर्गीय वसुधा के पिता की बैंक की साधारण नौकरी में घर का खर्चा और दोनों बहनों की पढ़ाई लिखाई से तो बचता, वो मकान की किस्त वगैरह भरने में ही खर्च हो जाता था। ऐसे में अनिरुद्ध जैसे उच्च प्रतिष्ठित परिवार का वर जुटाना वसुधा के पिता के लिए कदाचित संभव नहीं था। वो तो वसुधा के पिता के एक मित्र ने ही यह रिश्ता करवाया था। आश्चर्य की बात कि लड़के वालों की तरफ से दहेज वगैरह की कोई मांग नहीं थी, बस चट मंगनी पट गया। तभी वसुधा ने अपना मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स खत्म किया था कि अनिरुद्ध का रिश्ता आ गया। वो आगे नौकरी करना चाहती थी, पर माँ ने कहा जब इतना अच्छा रिश्ता सामने से आया है तो पहले शादी कर लो, फिर मन करे तो आगे जाकर नौकरी भी कर लेना।
और उस वक्त से वसुधा ने अपनी इच्छा, अपने सपने को परे रख कर इस शादी को निभाने में अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। शादी के बाद ही उसको कुछ आभास होने लगा था कि यह शादी अनिरुद्ध की इच्छा के खिलाफ हुई है। उसके रिश्ते की एक ननंद ही जाते वक्त उसे चुपके से सारी बात बता गई थी कि अनिरुद्ध किसी और लड़की अंजना से प्यार करता है, पर वह लड़की ब्राह्मण न होकर नीची जात की थी। अतः माता पिता नहीं माने। इकलौती संतान होने के नाते अनिरुद्ध को उनकी इच्छा के आगे झुकना पड़ा। उन वसुधा के सारे अरमान चूर चूर हो गए। हथेली की मेहंदी के रंग तो जस के तस थे, पर उसके चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। सोचो, माँ बाबूजी को बताए या फिर अनिरुद्ध से जाकर पूछे कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक ख्याल ये भी आया कि अपने प्रेम और त्याग से वो अनिरुद्ध और घर वालों का दिल जीत ले और फिर अनिरुद्ध अंजना को पूरी तरह भूलकर उसके लिए समर्पित हो जाए। अतः बहुत सोच विचार कर उसे यही विकल्प समझ आया कि वह अनिरुद्ध का दिल जीतने की कोशिश करे। आखिरी उसकी ब्याहता पत्नी है वसुधा, उसका पूरा अधिकार है अनिरुद्ध पर। वसुधा ने कोशिश तो सही शुरू की थी, पर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। सास ससुर तो उसकी सेवा से बहुत खुश रहने लगे थे। कई बार वसुधा उनकी आंखों में अपने लिए कृतज्ञता का भाव देखती, जैसे कि अनिरुद्ध द्वारा वसुधा की उपेक्षा किए जाने पर माफ़ी मांग रहे हों। पर वसुधा को तो बस एक ही धुन चढ़ी रहती थी कि कैसे भी अनिरुद्ध उसे अपना ले। ऐसे ही एक उदास शाम को वसुधा खिड़की के बाहर टहलते शाम को देख रही थी कि अनिरुद्ध ने कमरे में प्रवेश किया। वसुधा को यूँ उदास देखकर पता नहीं उसके मन में क्या आया। शायद करुणा या सहानुभूति का भाव रहा होगा, जो उसने स्वयं आगे बढ़कर वसुधा को गले लगा लिया। उस रात वसुधा के आंसुओं ने अनिरुद्ध तक अपनी सारी शिकायतें पहुंचा दी और अनिरुद्ध ने उसे अपनाते हुए अपना पार्श्व वाली जगह दे दी। शायद आगे चलकर दोनों एक दूसरे को पूरी तरह अपनाकर आगे बढ़ जाते या कुछ और होता, पर जो हुआ वह वसुधा के लिए अच्छा नहीं हुआ। अनिरुद्ध का प्रमोशन और तबादला एक साथ हुआ तो सब खुश थे सिवाय वसुधा के। लखनऊ से रायपुर जितनी दूर नहीं था, उससे ज़्यादा दूरी तो सबके दिल में आने वाली थी। जब अनिरुद्ध ने बताया उसका ट्रांसफ़र रायपुर हुआ है, तो वसुधा की समझ में जैसे कुछ आने लगा कि ये तबादला अनिरुद्ध ने जानबूझकर करवाया है, क्योंकि अंजना भी तो रायपुर में ही रहती थी। अनिरुद्ध की ज्वाइनिंग भी पहले रायपुर में ही थी, जहाँ से दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू होकर परवान चढ़ा था। बाद में ससुर जी का जब हार्ट अटैक हुआ था, तो उन्होंने जोर देकर अनिरुद्ध को यहाँ बुलवा लिया था। अब इस बार चूंकि प्रपोजल के साथ तबादला हुआ था, तो माना करने या रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लखनऊ से निकलते हुए वसुधा अपनी सास से लिपटकर ऐसे रोई जैसे माँ से बिछड़ रही हो। सास भी उसे कई हिदायतों के साथ इशारे से उसे कलमुही अंजना से सावधान रहने को भी समझा रही थी। रायपुर आने पर कुछ दिन तो इतने आराम और हंसी खुशी से कटे कि वसुधा के दिमाग से अंजना का ख्याल एक बारगी उतर ही गया। उन्हीं दोनों वसुधा की मां के अकस्मात निधन का समाचार आया तो वसुधा को रायपुर जाना पड़ा। बस उसके पीछे उसके दुर्भाग्य ने वसुधा के घर और ज़िंदगी में प्रवेश कर लिया। मां के बाद पिता को संभालने और छोटी बहन भावना की आगे की पढ़ाई कैसे होगी, कहाँ पर होगी, यह विचार विमर्श करने में वसुधा को मायके में लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा रुकना पड़ा। इस घोर दुख के दिनों में एक ही बात अच्छी हुई कि वसुधा की छोटी बहन का मेडिकल में चयन हो गया और 2-3 विकल्प में उसने रायपुर मेडिकल कॉलेज को चुनने को प्राथमिकता दी। वसुधा के पिता ने थोड़ी राहत महसूस की कि दोनों बहनें एक साथ तो नहीं, कम से कम एक शहर में तो रहेंगी, क्योंकि भावना तो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाली थी। 1 महीने बाद ही उसके क्लासेस शुरू होने वाले थे। तब तक भावना के कुछ दिन और साथ रहने से बाबूजी को मां के निधन के दुख से उबरने में थोड़ी मदद मिल जाती। पिता के खाने की व्यवस्था पड़ोस में टिफ़िन सर्विस वाली आंटी के पास करवाकर और योग क्लब ज्वाइन करवाकर वसुधा भावना को समझाकर वापस रायपुर को रवाना हुई। घर से निकलते वक्त वसुधा को माँ की बहुत याद आई। कैसे वो भाग भाग कर अचार पापड़ उसके बैग में भरती रहती कि बैग का चैन जवाब देने को हो जाता था। फिर लाल कपड़े में सिंदूर, चावल, हल्दी और हरी धूप बांध कर उसका आंचल भरती थी। कई बार वसुधा हंसते हुए माँ से कहती, छोड़ो ना माँ, ये क्या ये पुराने रीति रिवाज। तो माँ समझाते हुए कहती थी, ये सुहागन का सौभाग्य होता है लाडो, इस लाल पोटली से तेरा आंचल भरती हूँ ताकि तुम्हारा भाग सौभाग्य अमर रहे। पर आज वसुधा का आंचल भरने वाला कोई नहीं था।
चिर सुहागन रहने का आशीर्वाद देने वाली माँ तो चिर निंदा में सो गई थी। अब कौन भरता वसुधा का आंचल सिंदूर और सौभाग्य से। सोचते सोचते माँ को याद कर वसुधा की आंखों के कोर आज भी गीले हो गए। आज वसुधा सोच रही थी, शायद इसीलिए उसका सौभाग्य माँ के निधन के साथ हो जाता रहा था। अपने शत्रुओं को पोंछते हुए नज़र दीवार पे गई तो रात के 1:30 बज रहे थे, पर ना तो वसुधा को नींद आ रही थी, ना ही यादें उसका पीछा छोड़ रही थी। रायपुर स्टेशन पर अनिरुद्ध को देखने ही वसुधा का मन किया कि उससे लिपटकर खूब रोए, पर उसने किसी तरह खुद को संयत कर लिया। रास्ते में उसकी और अनिरुद्ध की कुछ औपचारिक बातें ही हुई। बीच में माँ के निधन पर जब अनिरुद्ध आया था तब भी उसकी ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी। वैसे भी शोक संतप्त माहौल में बात करने का माहौल ही कहाँ था। बीच बीच में कभी कभी अनिरुद्ध के औपचारिक फ़ोन आए थे। बस आज वसुधा का मन अपने जीवन साथी से अपना दुख बांटने को आकुल हो रहा था। किसी तरह घर पहुंचने तक का धैर्य रख रही थी वसुधा। उस दिन वसुधा को अपने घर की चौखट कुछ पराई सी लगी थी। वसुधा को घर आने के बाद भी अनिरुद्ध की अतिरिक्त चुप्पी और उसका भावहीन सीधा सपाट सा चेहरा जैसे किसी और ही सोच में डूबा हुआ लग रहा था। रात को भी दोनों में ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। वसुधा के मन में अनिरुद्ध के बदले हुए व्यवहार को लेकर कई सवाल थे, जिसका जवाब उसे अगले दिन अनिरुद्ध के ऑफिस जाने के बाद एक मिलते चले गए। सबसे पहले तो काम वाली राधा बाई ने उसे बताया कि उसके पीछे साहब की कोई दूर के रिश्ते की बहन बीच बीच में आकर रह जाती थी। एकदम से वसुधा का ध्यान अंजना पर गया, पर काम वाली के सामने वह ये दर्शाती रही कि उसे पता है। फिर राधा बाई के जाने के बाद उसे बाथरूम और बेडरूम में ऐसे कई शख्स मिले गए जो बता रहे थे कि उसके पीछे अंजना यहाँ आती जाती रही है। बाथरूम में वो शैम्पू जो ना तो वसुधा इस्तेमाल करती थी ना अनिरुद्ध। बिस्तर का चादर बदलते हुए गंदे के नीचे एक खूबसूरत सा अंतर्वस्त्र जो शायद असावधानीवश वहाँ रखा गया होगा और बाद में अंजना उसे ले जाना भूल गई होगी। इतना ही नहीं, वसुधा ने जब घर को बारीकी से जांचा तो और भी कई चीज़ें, कंघी और लिपस्टिक के दाग वाला एक रुमाल, ऐसी कई चीज़ें यहाँ अंजना के आकर रहने का पुख्ता सबूत थे। यह सब देखकर वसुधा लगभग अपने होश खो बैठी। उसे अनिरुद्ध से ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसे अपनी किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था। अभी अभी तो माँ को खोकर आई थी और अब पति की बेवफाई का ये वज्रपात। वसुधा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी भावना को फ़ोन आया तो वसुधा ने जैसे अपना धैर्य खो दिया। उम्र में उससे बहुत छोटी थी, पर भावना अपनी दीदी का दुख समझती थी। ऊपर से माँ के जाने के बाद कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गई थी। उसी ने वसुधा को समझाया कि वह लड़ने झगड़ने के बजाय जीजा जी से शांति से बात करें। फिर अगले महीने तो भावना हॉस्टल आ ही रही है, फिर दोनों बहन इस समस्या का हल सोचेंगे। वसुधा ने उस बात में हामी भर तो दी, पर उसका मन हाहाकार कर रहा था। दोनों बहनों ने भी यह तय किया कि इस बारे में उसके पिता को कुछ न बताया जाए। उसके बाद की कहानी ज़्यादा लंबी नहीं है। उस रात डिनर के बाद जब वसुधा ने अनिरुद्ध से पूछा कि मेरे पीछे घर में कोई आया था क्या, तो अनिरुद्ध ने उसे अपने और अंजना के रिश्ते का सच बताने में पूरी ईमानदारी दिखाई। जो कुछ भी अनिरुद्ध ने बताया उसके अनुसार तो अनिरुद्ध और अंजना कभी अलग हुए ही नहीं थे। माता पिता के दबाव में आकर वसुधा से शादी करने के बाद भी अनिरुद्ध अंजना से दूर नहीं रह पा रहा था। ब्याह के बाद कभी कभी टूर के बहाने वह रायपुर आकर अंजना से मिल लेता था। बातों बातों में अनिरुद्ध ने यह भी स्वीकार किया कि उसने अंजना से मिलते रहने के लिए ही लखनऊ से रायपुर ट्रांसफ़र करवाया था। अब जबकि वसुधा मायके में थी तब बीच बीच में अंजना यहाँ इस घर में आकर रही भी थी, जिसका परिचय अनिरुद्ध ने दूर के रिश्तेदार कहकर करवाया था। सब कुछ जानने के बाद वसुधा एकदम जड़ हो गई थी। अब तक वह अनिरुद्ध और अंजना के प्रेम प्रसंग के बारे में बाहर वालों से सुनती आई थी। अनिरुद्ध के मुंह से पहली बार अंजना और उसके प्रेम के बारे में सुनना वसुधा के लिए जैसे कान में पिघला हुआ शीशा डालने के बराबर ही था। बहुत देर तक दोनों शांत रहे। अब तक इस विवाह में अनिरुद्ध ने वसुधा को इतना अधिकार दिया ही नहीं था कि वो उस पर बेवफाई का इल्ज़ाम लगाकर चीखे या चिल्लाए। बस मुँह बंद कर अनिरुद्ध के कारनामे सुनती रही। आगे अनिरुद्ध जैसी सारी बातें आज ही कर लेना चाहता था। उसने वसुधा से कहा वो चाहे तो उम्र भर उसकी पत्नी बनकर रह सकती है, पर प्रेम तो अंजना से ही करता रहेगा। अगर वसुधा नहीं चाहेगी तो वह यह घर भी छोड़ देगा। अंजना के साथ रहते हुए भी इस घर का और वसुधा के भरण पोषण की जिम्मेदारी वो लेने को तैयार था।
साथ ही उसने वसुधा से एक विनती भी की थी कि वह अनिरुद्ध के माता पिता को कुछ न बताए। उस रात अनिरुद्ध और वसुधा में से कोई नहीं सोया। अनिरुद्ध पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था तो वसुधा अपनी किस्मत को कोस रही थी। अगली सुबह तक आंसुओं से मन का सारा क्लेश धोकर वसुधा अपनी भविष्य की रूपरेखा तैयार कर चुकी थी। उसने बड़े ही शांत भाव से अनिरुद्ध को अपना निर्णय सुनाया। अनिरुद्ध, जो भी बेइंसाफी आपके और अंजना के साथ हुई है उसमें आपके माता पिता के साथ आप भी बराबर के दोषी हैं। आपको अपने प्यार के लिए हथियार न डालकर लड़ना चाहिए था और अगर माता पिता का विरोध करना संभव नहीं था तो आपको अंजना को भूलकर मेरे साथ पति पत्नी का रिश्ता ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए था। पर अफसोस आप किसी भी रिश्ते का मान नहीं रख पाए। मुझे आपकी बात मंजूर नहीं। आप न तो मुझे छोड़ना चाहते हैं और न ही अंजना को। शायद आप अभी भी कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, पर मैं निर्णय ले चुकी हूँ। मुझे ऐसा अनिश्चित भविष्य नहीं चाहिए जिसमें मुझे अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए हर दिन एक जंग लड़नी पड़े। बेहतर है हम स्वेच्छा से अलग हो जाएं। अनिरुद्ध क्या कहता, बस मग्न-मुग्ध होकर वसुधा की बात सुने जा रहा था। अपनी मितभाषी अपनी पत्नी को उसने इससे पहले इतना बोलते हुए सुना भी तो नहीं था। उसे अपने किए का पछतावा तो था ही, अब आत्मग्लानि से उसका सर झुका जा रहा था। अब दोनों ने यह निर्णय लिया कि पहले वसुधा अपने लिए एक नौकरी ढूंढेगी, फिर घर, उसके बाद दोनों तलाक ले लेंगे। फिर चाहे तो अंजना इस घर में रह सकती है, वसुधा कहीं और शिफ्ट हो जाएगी। आज अनिरुद्ध वसुधा के आगे खुद को बहुत बौना महसूस कर रहा था। उसका मन कर रहा था वसुधा से माफ़ी मांग ले और अंजना को समझा बुझाकर वसुधा के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे। पर उसे अब अच्छे से पता चल गया था कि स्वभाव से धीरे गंभीर वसुधा कितनी स्वाभिमानी है। फिर वह अपने और वसुधा के सुखद वैवाहिक जीवन को लेकर सोच भी कैसे सकता था। उधर अंजना माँ जो बनने वाली थी। कुल मिलाकर अनिरुद्ध ने अपने जीवन में कुछ गलत निर्णय लेकर अपने साथ वसुधा का जीवन भी त्रिशंकु की तरह बना दिया था। इन सब अहोपाओं में वसुधा ने बहुत ही कुशलता से अपने मान बनाए रखा। पहले नौकरी पकड़ने के बाद जब वो किराए के दूसरे घर के लिए कोशिश करने को हुई तब अनिरुद्ध ने उसे ज़बरदस्ती रोक लिया, यह कहकर कि वह इसी घर में रहेगी, चाहे तो अपने पिताजी और भावना को भी अपने साथ रख सकती है। ऐसा करके अनिरुद्ध अपनी गलत करनी को बोझ कुछ हल्का करना चाह रहा था। इधर तलाक का निर्णय वसुधा के लिए भी आसान कहा था। अनिरुद्ध ने भले ही अंजना से प्यार किया हो, पर वसुधा ने तो उसे पति रूप में पूरे मन से स्वीकार किया था। पर यहाँ बात उसके स्वाभिमान की थी, जो उसने यह तमाम विसंगतियों के ऊपर खुद के स्वाभिमान को चुना। कल वसुधा और अनिरुद्ध का विधिवत तलाक हो गया था। भरे गले से अनिरुद्ध यह घर छोड़कर अंजना के साथ रहने लगा था। मन दोनों का खाली था। अनिरुद्ध वसुधा को कभी बता ही नहीं पाया कि धीरे धीरे साथ रहते रहते उसके मन में वसुधा के लिए प्रेम के बीज विस्फोटित होने लगे थे कि अंजना के प्रेग्नेंट होने के समाचार ने उसके जुआ पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। यह वसुधा की बहुत इज्जत करता था। शायद इसलिए अलग होकर भी वसुधा उससे नफरत नहीं कर पाई। दोनों एक दूसरे के हितैषी बनकर अलग हुए थे। मन में दबी हुई एक चाह लिए हुए कि काश अनिरुद्ध ने कोई ठोस निर्णय लिया होता। सोचते सोचते पता नहीं कब वसुधा की आँख लग गई। सुबह उठी तो सर थोड़ा भारी भारी था। चाय बनाने की सोच ही रही थी कि भावना ने दरवाजे की घंटी बजाई। भावना के आते ही घर एक सकारात्मक ऊर्जा से भर उठा। चुलबुली भावना अपनी दीदी को बहुत प्यार करती थी। आते ही दीदी के लिए चाय बनाया। फिर दोनों बहनें बेडरूम में बैठकर चाय पीने ही वाली थी कि भावना की नज़र बेड के साइड टेबल पर रखे हुए अनिरुद्ध और वसुधा की फ़ोटो पर पड़ी। उसने आश्चर्य व्यक्त करते हुए वसुधा से पूछा, ये क्या दीदी, आपने अभी तक अनिरुद्ध की फ़ोटो यहाँ लगा रखी है? भावना ने जानबूझकर जीजा जी ना कहकर अनिरुद्ध जी कहा था। अब वसुधा भावना को कैसे बताए कि कुछ रिश्ते तोड़े से भी नहीं टूटते। भले ही वसुधा और अनिरुद्ध में पति पत्नी वाला रिश्ता ना पनप पाया हो, पर साथ रहकर दोनों एक दूसरे को समझने का जरूर लगे थे। तभी वसुधा के फ़ोन पर अनिरुद्ध का कॉल आया। हाल चाल पूछने के बाद उसने भावना से भी बात किया। कुछ औपचारिक बातों के बाद जब अनिरुद्ध ने फ़ोन रख दिया तो भावना ने महसूस किया दोनों को अब भी एक दूसरे की फिक्र है। उसे ऐसा रिश्ता बिल्कुल समझ नहीं आया जिसमें पति पत्नी तलाक के बाद भी दोस्तों की तरह बात करते हों और दोनों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत ना हो।
भावना वसुधा से कुछ पूछती उससे पहले ही वसुधा ने खुद ही कह दिया, जब दो लोग एक बंधन में बंधते हैं तो यह निहायत ही मन से मन का बंधन होता है। न तो ब्याह वेदी पर सप्तपदी के भावरे दिलों को जोड़ते हैं और न ही तलाक के कागज पर किए हुए हस्ताक्षर दो लोगों के रिश्ते को खत्म कर सकते हैं। वसुधा द्वारा कही हुई इस गूढ़ बात का मतलब मासूम भावना को तो समझ में नहीं आया, इसलिए वो प्यार से दीदी के गले लग गई और अगले 2 दिन वसुधा को किसी तरह खुश रखने का प्लान बनाने लगी ताकि वो अनिरुद्ध के दिए हुए दर्द को टीस को कुछ देर के लिए ही सही भुला सके। और वसुधा, उसने तो स्वाभिमान को चुना था और इस रास्ते चलने का कठिनाइयों से परिचित थी। धीरे धीरे अगले सफ़र के लिए मन को तैयार कर रही थी। अपने कल के सुनहरे भविष्य की नींव वसुधा ने डाल दी थी। जहाँ स्वाभिमान हो वहाँ यश को आने से कौन रोक सकता है। उस मामनी ने अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए जो निर्णय लिया था, उस वजह से अब वसुधा का भविष्य धुंधला नहीं बल्कि स्पष्ट दिख रहा था। खुद की जिम्मेदारी खुद लेना इतना आसान कहाँ होता है भला। वसुधा ने सोच लिया था आगे चलकर वह ब्याह जरूर करेगी, पर किसी पुरुष की पहली पसंद बनकर उसका यही निर्णय उसके स्वर्णिम भविष्य की नींव थी। अनिरुद्ध पर से विश्वास टूटा था उसका, कदाचित प्रेम उसका विश्वास अब भी कायम था और उसे यकीन था कि उसके हिस्से का प्रेम उसे मिलकर रहेगा। जैसे गोधूली के समय अस्ताचल को जाता हुआ सूरज किसी को रात होने के एहसास से दुखी कर सकता है, तो कोई कुछ घंटों में बिखरने वाली चांद की शीतल चांदनी का इंतजार करके खुश हो सकता है। कुछ ऐसे ही दशा वसुधा की भी थी। आखिर रात के हाशिए से सूरज को जन्मते हुए देखने के लिए रात की कालिमा से गुजरने तक का सफ़र तो करना ही था।